हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमारा आज का आर्टिकल है कैटलिस्ट। वैसे तो हमें पता है कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of a reaction without involving itself। ये हमने बहुत अच्छे से केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस भी किया था। हाउ वी कैन से कि बिना इन्वॉल्व किए वो रेट ऑफ रिएक्शन को बदल देता है। जो कैटलिस्ट होता है वो टेम्परेरी इंडल्ज होता है, रिएक्टेंट के साथ एक टेम्परेरी कंपाउंड बना लेता है जिसके कारण एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब जैसे आपने हमारे साथ एक रिलेशन बना लिया, अब कुछ के लिए तो ये टेम्परेरी होगा, कुछ के लिए परमानेंट होगा। अब जिन्होंने टेम्परेरी रिलेशन बनाया उन्होंने कहा खुराना सर केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, हम आपके स्टूडेंट बन जाते हैं। तो एक टेम्परेरी रिलेशन बना लिया, हमने पूरा साल लगा के उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाई, रिवीजन भी कराई, टेस्टिंग भी ली, सब कुछ किया, जिससे उनकी उनकी कम एनर्जी में केमिस्ट्री तैयार हो गई। हो सकता है वो 12वीं खत्म होने के बाद पहचाने भी नहीं कौन खुराना सर। तो ये एक टेम्परेरी रिलेशन था। तो वैसे कुछ लोग परमानेंट भी बनाते हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंपाउंड हो सकता है, मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे रिएक्टेंट एक टेम्परेरी कंपाउंड बना लेता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इवन ये पेन भी एक कैटलिस्ट है, इससे मुझे लिखना आसान हो गया, आपके पास भी पेन होगा, आपको लिखना आसान हो गया। तो जिससे कम एनर्जी लग रही है वो कैटलिस्ट बन गया। अगर हम कोई एक ग्लास लेते हैं, उससे कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, वो भी कैटलिस्ट है। उसने हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम कर दी, हम आराम से चाय पी पा रहे हैं। इवन इवन अ स्पून even a spoon is also a catalyst। it decreases our energy requirement, खाना खाना आसान कर दिया। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक एलिमेंट होता है, एक मेटल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है जो रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी कंपाउंड बना लेता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। A substance which changes the speed of a reaction without being used up itself is called a catalyst। The phenomena of increasing the rate of a reaction by the use of catalyst is called catalysis। 99% में, 95% केसेस में, 98% केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाया जाता है, पर कभी कभी कम भी किया जाता है। हमें ज्यादातर तो फायदा यही होता है कि रेट फास्ट हो जाए, पर कभी कभी रेट कम करके भी फायदा होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वहां पे हम चाहते हैं कम हो जाए, कोई ऐसी चीज जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाए। बहुत सारी मशीन्स आती हैं जो पैर के नीचे रख लो, इससे आपको रिलैक्समेंट मिलेगी। एक सोफा होता है, उसमें दे गिव यू वाइब्रेशंस, उससे आपकी बॉडी की बीपी कम होगा जी, शुगर कम होगा। होता है कि नहीं होता उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर वो नेगेटिव कैटलिस्ट, मतलब कम कर, नेगेटिव मीन्स किसी चीज को कम करना। बढ़ाना तो फायदा ही है, कई बार कम करना भी फायदा होता है। शुगर बढ़ रही है, डायबिटिक है, तो उसको कम करना नेगेटिव कैटलिस्ट, पर यहाँ पे बेनिफिशियरी हो रहा है। कई बार चीजें ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऑपरेशन है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर चाहता है ब्लीडिंग कम हो जाए, तो वहां पे किसी चीज को कम भी करना पड़ सकता है। तो कैटलिस्ट बोथ वे होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने वाले भी, रेट ऑफ रिएक्शन कम करने वाले, दोनों ही बेनिफिशियरी होते हैं, डिपेंडिंग हमें चाहिए कहां पे, हमें कौन सी चीज कहां पे चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका रिजल्ट आया, पेरेंट्स को गुस्सा चढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज पेरेंट्स को दिखा दी जाए जिनसे उनका गुस्सा कम हो जाए, डांट कम पिटे, तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। आपका रिजल्ट आया, आपको डांट पिटने ही वाले थे, आपके रिलेटिव्स आ गए, रिलेटिव्स के आगे पेरेंट्स डांट नहीं पा रहे,
तो दे आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ये नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव को उल्टा मत लीजिए, नेगेटिव का मतलब जस्ट टू डिक्रीज द रेट, जस्ट टू डिक्रीज द रेट। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसी भी चीज का रेट बढ़ा देना। पेन एज अ कैटलिस्ट जल्दी लिख पाते हैं। एक्टिवा, कार, स्कूटर जिस पे हम ड्राइव करते हैं जल्दी पहुंच जाते हैं। एरोप्लेन जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा वो नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट को पॉइजन भी कहते हैं। पॉइजन का मतलब जहर नहीं है, पॉइजन का मतलब है टू स्लो डाउन द प्रोसेस, टू स्लो डाउन द प्रोसेस। अब लोग फेस पे क्रीम लगाते हैं, उससे आपकी एजिंग, आप कहते हैं जी इससे आप बूढ़े कम होंगे, एजिंग कम हो जाएगी, तो एक तरह का नेगेटिव कैटलिस्ट है। हम चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए, आपके बाल काले रहेंगे, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया, प्रोसेस को स्लो कर। आइए इस रिएक्शन, ये डेफिनेशन पहले नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करिए इसे। अब आता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? अब हमने एक एग्जांपल लिखा, SO2 प्लस ऑक्सीजन विल गिव SO3। मैं होमोजीनियस कैटलिस्ट आपको सिखा रहा हूं कि होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं। आप इस रिएक्शन पे फोकस करिए। SO2 plus O2 will give SO3. Can you tell me what is the physical state of catalyst? Sorry, what is the physical state of the reactants? What is the physical state of reactants? Reactants की physical state क्या है? वे बता सकते हैं? Gaseous. It is gaseous. अगर मैं इसमें कैटलिस्ट भी कुछ ऐसा डाल दूं जो कि गैशियस हो, कोई भी, मैंने X कैटलिस्ट डाला और वो गैशियस था, तो it is called homogeneous catalyst. When the physical state of a catalyst and the reactants are same, they are called homogeneous catalyst. They are called homogeneous catalyst. They are called homogeneous catalyst. When the physical state of the reactants and the catalyst is same. यहाँ पे physical state of reactant है gaseous. You can see that this is gaseous. This is gaseous. और अगर कैटलिस्ट की भी फिजिकल स्टेट गैसियस हुई तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट बन जाएगा। ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। When the catalyst is in the same phase as the reactant and product, प्रोडक्ट आप लिख दें तो भी चलेगा, रिएक्टेंट तो होना ही होना चाहिए। आप सिर्फ इतना भी लिख दें, प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे स्टिल इट इज करेक्ट। इसको आप हटा भी सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। जो करेक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, क्या है कि when the catalyst is in the same phase as that of reactant, that is called homogeneous catalyst. That is called homogeneous catalyst. That is called homogeneous catalyst. अब SO2 and oxygen gaseous है, अगर मैंने कैटलिस्ट भी गैसियस ले लिया, हम नाइट्रिक ऑक्साइड ले लिया, हमने नाइट्रिक एसिड को ले लिया, अब ये भी मान लो गैसियस स्टेट में है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए हमने कोई और ग्रीन कलर ले लेते हैं। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड है, मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसियस है, तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट। ऐसे नीचे एस्टेरिफिकेशन लिखी हुई है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोल रहे हैं। ये देखिए CH3COO,
C2H5। इसकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड। वाटर तो पहले ही लिक्विड होता है, इसमें हमने कैटलिस्ट डाल दिया HCl, वो भी क्या है, लिक्विड। तो ये एक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया। वैसे तो प्रोडक्ट भी लिक्विड्स हैं, प्रोडक्ट भी लिक्विड्स हैं, पर उसमें हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। सारे का सारा फोकस किस पे रहना चाहिए, reactants and catalysts. What is the physical state of the reactants? It is liquid. What is the physical state of a catalyst? Liquid. It is liquid. When the physical state of the reactant, when the physical state of the reactant and the catalyst are same, they are called homogeneous catalysts. प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन आप लिख दें तो भी करेक्ट, नहीं लिखें तो भी करेक्ट। वैसे ये कंपल्सिव नहीं है, वैसे बता रहा हूं, छोड़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेंगे। आप इसको मत लिखें, यहां तक लिखें बस। कहां तक कि द फिजिकल स्टेट ऑफ व्हाट, कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट शुड बी द सेम। तो जल्दी से इसको नोट करिए, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। ये जल्दी से नोट करिए और साथ में एग्जांपल्स भी नोट करिए, करिए नोट जल्दी। तो ये हो गए होमोजेनियस कैटलिस्ट, हमने उसकी डेफिनेशन भी लिख ली, उसके दो एग्जांपल्स भी याद कर लिए। दिस इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। आइए आगे चलते हैं। अब आता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होती है, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग अलग हो जाए। When the physical state of the reactant and the catalyst are different. एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, हमने यहां पे what is the physical state of the reactants, gaseous। यहाँ पे finely divided platinum, ये तो कंफर्म है, गैस तो नहीं हो सकता। प्लेटिनम की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। अब reactant and catalyst are in different physical state। इधर देखिए, प्लेटिनम की फिजिकल स्टेट क्या है, प्लेटिनम की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, कैटलिस्ट सॉलिड है, जबकि रिएक्टेंट गैसियस है। तो दोनों की फिजिकल स्टेट मैच नहीं कर रही, इसलिए इसको बोला जाएगा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ऐसे ही इसमें देखिए, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस। नाइट्रोजन की क्या होगी, गैस। एंड आयरन की क्या होगी, सॉलिड। तो क्या इन तीनों की, रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, नो। तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मान लो ए गैसियस है, बी सॉलिड है, और कैटलिस्ट दैट इज सी इज आल्सो गैसियस, एंड डी कुछ भी बन गया। आप इसको डी को ऐसे कर लीजिए, ए भी बन गया क्योंकि सॉलिड है। अब आप मुझे बताएंगे, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, सी की फिजिकल स्टेट ए से तो मैच कर रही है, सी की फिजिकल स्टेट बी से मैच नहीं कर रही। आप इसको होमोजीनियस बोलेंगे, आप इसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे, या बोथ बोलेंगे, बोथ, या नन कह देंगे। ऑब्जेक्टिव बनाओ ना, अब ऑब्जेक्टिव बन गया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, बोथ, नन। हर्षदीप जी क्या होगा इसका आंसर, नन सर। हर्षदीप जी नन कह रहे हैं। कुदरत बेटा, None, sir. नन।
ओके, तकदीर बेटा। नन। मतलब लगभग सारे ही नन कह रहे। वेरी गुड। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप सबको एक बड़ा सा रॉन्ग मिलता। ये गलत आंसर है। क्या सब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है? नहीं है। नो सर। सर तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। सबकी सेम होनी चाहिए। अगर एक का भी फर्क आ गया तो वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएगा। बोलिए, बात समझ आई है? तो इस तरह वो छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको फंसा लेगा, स्पेशली इन एमसीक्यूज। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तो आपका सारा पेपर ही एमसीक्यू आना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, जैसे आप सबने गलत किया, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आएंगे, तो इसको अलग से नोट भी करिए और इसकी डेफिनेशन भी नोट करिए। When catalyst is in the different phase, then the reactant is called heterogeneous catalyst. And they have two example, 1 and 2, and we have done 3 also. करिए, जल्दी से नोट करिए। करिए नोट करिए। I'll give you 30 seconds to note. करिए नोट। तो ये था होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। इसको हम क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। This is very important question. What is activity and selectivity? एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन अलग से भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी के आउट टेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। लगभग एग्जाम में आ ही जाता है ये, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन। एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी में क्या फर्क होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा विद रेफरेंस टू कैटलिस्ट, क्योंकि टॉपिक तो कैटलिस्ट ही चल रहा है। कैटलिस्ट में एक्टिविटी क्या होता है और सिलेक्टिविटी क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा विद रेफरेंस टू कैटलिस्ट? नहीं, कोई नहीं। चलिए, पहले तो मुझे बताइए कैटलिस्ट करता क्या है। हर्षदीप जी, व्हाट इज द वर्क ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट? सर इट increases the speed of reaction. इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। आप पानी पीते होंगे, ग्लास में पीते हैं। Yes sir. अगर आप ग्लास ना लें, हाथ से पीने की ट्राई करें, हाथ भी ना लें, टैप से डायरेक्ट पीने की ट्राई करें, तो स्पीड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी और आप कम पी पाएंगे। कई बार आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो बटन दबा के फाउंटेन सा आता है, उससे पानी पीते हैं, हाँ या ना? Yes sir. तो उसमें काफी पानी वेस्ट हो रहा होता है। आपने देखा होगा, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है एंड मुंह तो गीला हो जाता है, बट प्यास नहीं बुझती। अगर अभी पानी पिया था बट कुछ बना नहीं। उसका रीजन क्या है कि यू डोंट हैव अ ग्लास। तो आपकी जो स्पीड थी पीने की वो काफी कम हो गई। जब हम ग्लास से पीते हैं तो क्या होता है? जब हम ग्लास से पीते हैं तो wastage is too less, it is very easy to take a water. So glass is acting as a catalyst. Glass is acting as a catalyst. अब ये पेन आ गए। पहले पेन से पहले क्या आता था? कलम आती थी, जो छोटी क्लासेस में बताया होगा, स्टिक की होती थी, लकड़ी की, उसको इंक में डिप करते थे फिर लिखते थे।
क्या करते थे, इंक पॉट होता था, मैंने भी मूवीज में ही देखा है, मैंने यूज तो नहीं किया। ऐसे इंक पॉट होता था, ये इंक पॉट है। कलम होती थी, कलम में कैसे लिखते थे, ये सुनो, ऐसे स्टिक की बनी हुई होती थी, उसको बार बार किसमें डिप करते थे, इंक में डिप करते थे और फिर बार बार लिखते थे। पर ये जो कलम थी, विच इज मोर कन्वीनियंट, पेन और कलम? पेन इज मोर कन्वीनियंट। मान लो कलम भी ना हो तो लिखना और मुश्किल हो जाए। रियलिटी में कलम भी कैटलिस्ट ही है, पेन भी कैटलिस्ट ही है। ये हमारी लिखने की स्पीड बढ़ा रहे हैं। जो लिखने की स्पीड बढ़ा रहा है तो वो कैटलिस्ट बन गया। तो कैटलिस्ट में एक्टिविटी अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक्टिविटी तो ये है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को ही बदल देता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। रेट ऑफ रिएक्शन को ही बदल देता है। जो काम, अब आप अपने घर से मेरे घर आना है, ऑन फुट आ रहे हैं तो आप 1 घंटा लग रहा है। आपने स्कूटर ले लिया, एक्टिवा ले लिया, कार ले ली, हो सकता है आप 10 मिनट्स में आ जाएंगे। तो वो कार, स्कूटर, एक्टिवा, दैट इज एक्टिविटी। उसने आपकी रेट ऑफ एक्टिविटी को बढ़ा दी है। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, कैटलिस्ट, sir. जो जो कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क लाता है, जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क लाता है, उसको एक्टिविटी कहा जाता है। 95% केसेस में तो रेट बढ़ाया ही जाता है, पर कुछ केसेस में रेट कम भी किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, ब्लीडिंग, बीपी ज्यादा हो रहा है, लोग कहते हैं जी पानी में पैर डाल के बैठ जाओ। शुगर ज्यादा हो रही है तो जी सैर करो या गार्डन में जाके बैठा करो, रिलैक्स हो। तो वो किसी चीज का रेट बढ़ाना या किसी चीज का रेट कम कर देना इज कॉल्ड एक्टिविटी। प्रेशर कुकर है, खाना जल्दी बनता है कि देरी से बनता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है कि देरी से बनता है? जल्दी बन जाता है सर। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फास्ट हो रहा है। अगर जल्दी बनेगा तो गैस कम लगेगी, ज्यादा लगेगी? कम लगेगी सर। तो गैस की यूटिलिटी, गैस की जो यूज है, यूजेज कितना यूज हो रहा है वो कम कर रहा है। तो एक्टिविटी इज जस्ट आइदर टू इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ इरेक्शन, आइदर टू इंक्रीज और, जिसको हम ऑल्टर द रेट ऑफ इरेक्शन कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। मैं टेक्निकल एग्जांपल्स भी दूंगा, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आता है सिलेक्टिविटी। अब आपने आटा लिया, आटे में आपने पानी वानी मिला लिया जो आप मिलाते हैं, आपने तवे पे उसको बेलने के बाद तवे पे डाल दिया, चपाती बन जाएगी? यस और नो? हाँ या ना? आटा गुना गया और उसको किस पे गुन के, वेल के किस पे डाल दिया गया? तवे पे गर्म कर दिया गया, वो चपाती बन गई। वही जो वेला था, अगर हम उसको ऑयल में डाल देते तो वो पूड़ी बन जाती, और अगर उसी को हम तंदूर में लगा देते तो तंदूरी रोटी बन जाती। भैया आटा तो सेम है ना, जो कैटलिस्ट ले रहे हैं उससे प्रोडक्ट में ही फर्क आ गया। जब कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट ही बदल जाए, जब कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट ही बदल जाए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्रेन? आपको जल्दी से डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। यस और नो? यस सर। ट्रेन आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है
एनर्जी रिक्वायरमेंट कम करती है। आप ट्रेन में बैठे, आप जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे थे, आप ट्रेन में बैठे, आप दिल्ली पहुंच गए। भैया आप दूसरी ट्रेन में बैठे, आप अमृतसर पहुंच गए। ट्रेन बदलने से प्रोडक्ट ही बदल गया। ओ भैया कहाँ दिल्ली पहुंचना था, कहाँ कहाँ पहुंच गए, अमृतसर पहुंच गए। तो कौन सी ट्रेन चूज की गई, उससे डेस्टिनेशन में फर्क आ गया। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। जब कैटलिस्ट बदलने से क्या बदल जाए, बोलिए, प्रोडक्ट बदल जाए, तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिव। कोई आप एग्जांपल दीजिए सिलेक्टिविटी का, जिसमें कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट ही बदल जाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सारे +2 के स्टूडेंट हैं, यू आर +2 स्टूडेंट्स। आप +2 स्टूडेंट्स हैं, इसमें मेडिकल वाले भी हैं और नॉन मेडिकल वाले भी हैं। मान लीजिए आपने +2 के बाद कॉलेज ज्वाइन करना है कि नहीं करना। ये अलग अलग कॉलेजेस हैं, ये अलग अलग कॉलेजेस हैं। एक बच्चे ने तो ज्वाइन कर लिया जी मेडिकल कॉलेज, वो तो भैया MBBS करके डॉक्टर बन गया। एक ने ज्वाइन कर लिया इंजीनियरिंग कॉलेज, वो तो भैया इंजीनियर बन गया। एक ने ज्वाइन कर लिया होटल मैनेजमेंट, वो भैया वो तो शेफ बन गया। थे तो सारे +2 वाले स्टूडेंट ना। एक ने भैया ने क्या किया, एक ने और इससे भी बड़ा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। एक ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया लॉ कॉलेज, वो लॉयर बन गया। अब बताइए रिएक्टेंट्स तो सेम है ना, आपने क्या सिलेक्ट किया उसके हिसाब से आप बन रहे हैं ना। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। आपने आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अब सोचिए आप क्या बन गए। जो आपका दिल करे वो लिख लीजिए। हो सकता है आप IAS बन जाएं, हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड हो जाएं। तो आप, आपकी जो डेस्टिनी है, आप क्या बनेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। रिएक्टेंट्स क्या हैं आप बताओ, इन सबका रिएक्टेंट सेम है या नहीं है। क्या रिएक्टेंट है सबका, भैया +2 स्टूडेंट। आप क्या चीज सिलेक्ट करते हैं उससे प्रोडक्ट में फर्क आ रहा है। आप लॉयर बनेंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, शेफ बनेंगे, क्या बनेंगे। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, मैंने अलग रखा था। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। आइए अब हम इनकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स देखते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। आइए, एक्टिविटी। अब H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर, इसमें प्लेटिनम डाला गया, प्लेटिनम इस रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। अब तीनों में रिएक्टेंट देखिए, तीनों में आप रिएक्टेंट को ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट्स आर सेम, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पहले में कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन,
दूसरे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, तीसरे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। तीनों के अंदर कैटलिस्ट सेम, सॉरी रिएक्टेंट सेम, पर तीनों के अंदर कैटलिस्ट डिफरेंट है। तीनों के अंदर कैटलिस्ट डिफरेंट है। कैटलिस्ट चेंज करने के कारण प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। अगर कैटलिस्ट बदलने से प्रोडक्ट बदल जाए, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। आइए हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखाते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। एक्टिविटी, राइट डाउन। If a catalyst just alters the rate of a reaction, if a catalyst just alters the rate of a reaction without changing the desired product, is known as activity. Activity of that catalyst is called activity of that catalyst. Activity of that catalyst. Activity of that catalyst. नीचे ये एग्जांपल नीचे नोट करिए, उसके साथ नोट दिस एग्जांपल। कर लिया नोट? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन थोड़ी बहुत ऑल्टर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। If the catalyst change the activity of the reaction or alters the rate of a reaction without changing the desired product is called activity. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आउट टेक्स्ट में दिया हुआ है। इन टेक्स्ट में भी, आउट टेक्स्ट में भी है। इन टेक्स्ट में आर्टिकल है, चैप्टर के अंदर आर्टिकल दिया हुआ है, एंड आउट टेक्स्ट की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बिना पढ़े जा रहे हैं तो वहां पे आप लिख नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी में फर्क क्या है। आइए अगला आप सिलेक्टिविटी देखते हैं। सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी, राइट द डेफिनेशन प्लीज। सिलेक्टिविटी, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर एग्जांपल्स नोट करेंगे। इफ द रिएक्टेंट्स आर सेम, if reactants are same but the product get changed, by changing the catalyst, this phenomena is called selectivity. This phenomena is called selectivity. बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपके ब्रेन में क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में मत लिख दीजिएगा। आपने आटा गुना हुआ है, उसका रोल अपने चपाती जैसा बना लिया है, उसको अगर तवे पे कर देंगे, अगर आप उसको तवे पे कर देंगे तो वो रोटी बन जाती है। अगर आप उसको घी में तल देते हैं, ऑयल में तल देते हैं, तो वो पूड़ी बन जाती है। तो कैटलिस्ट में फर्क आ गया, प्रोडक्ट में भी क्या आ गया? फर्क आ गया। सिलेक्टिविटी में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यू कैन नॉट गिव वन एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल कैन बी ऑफ एक्टिविटी। Selectivity, you require minimum 2 or more than 2 examples so that you can say the reactants are same. Reactants are same. यहाँ पे reactant same.
एंड डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एग्जांपल जल्दी से नोट कर लीजिए, करिए जल्दी से नोट। मैं एक बार डेफिनेशन फिर बता रहा हूं। इफ रिएक्टेंट्स आर सेम but the product get changed due to change in the catalyst, this process is called selectivity. चलिए एग्जाम्पल्स आपने नोट कर लिए होंगे अब तक। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। पहले फिलहाल थोड़ा सा नीचे हाइड कर देते हैं। ये हमने हाइड कर दिया, टेम्परेरी हाइड किया है। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है या जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये 1 मार्क 2 मार्क्स में अक्सर आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं या जियोलाइट्स क्या होते हैं वो समझिए। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आप चाय पीते होंगे, कभी आपने चाय पी? यस और नो? आपने चाय पी हो, चाय बनाई हो? yes, जब yes, चाय sir. बनाते हैं उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती को छाना जाता है, चाय पत्ती को छान लिया जाता है। छानने के लिए आप नेट यूज करते हैं, पंजाबी छाननी कहते हैं, चाय छाननी। चाय को हम क्या करते हैं, छाननी में डालते हैं, छान लेते हैं। टी लीव्स अलग हो जाते हैं, तो उसके अंदर छाननी के अंदर नेट लगा होता है। यस और नो? yes, sir. आपने देखा होगा लॉन टेनिस में भी नेट लगा होता है, yes, sir. वो भी बॉल को रोकता है जाने से दूसरी तरफ। क्या हम सेम नेट, लॉन टेनिस वाला नेट, क्या हम चाय छाननी में लगा सकते हैं? no, sir. क्यों? साइज बड़ा। तो टी लीव्स का साइज बहुत छोटा है। टी लीव्स का साइज बहुत छोटा है, एंड जो लॉन टेनिस का नेट है उसका होल साइज बहुत बड़ा है। वो तो लगता है छाननी पूरी बीच में आ जाए। मतलब मेन चीज तो ये है कि वो चाय की टी लीव्स को रोक नहीं सकते। तो ये कह देना कि नेट यूज होता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। नेट में होल साइज क्या होगा ये बड़ा मैटर करता है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब आप राइस खा रहे हैं तो आप स्पून यूज करते हैं। स्पून से खाते हैं या डायरेक्ट खा लेते हैं? जब आप राइस खा रहे हैं लाइक किसी भी दाल, राजमा, चने के साथ, तो आप स्पून यूज करते हैं। yes, sir. इससे आपका खाना आसान हो जाता है। yes, yes. sir. अगर इसकी जगह मैं एक बड़ी कड़छी दे दूं आपको, लेट अस सपोज सिंबॉलिक ले लेते हैं। मैंने ये आपका स्पून है, मान लो। माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड। लेट अस दिस इज योर स्पून जिसमें आप राइस खाते हैं, एंड मैंने आपको दे दी कड़छी। ये कंपैरेटिव साइजेस हैं। ये स्पून का साइज है जिससे आप खाना खाते हैं, राइस खाते हैं, और मैंने आपको कड़छी दे दी। खाना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा सर। और अगर आपने देखा होगा स्पून के अंदर ना थोड़ा कर्व होता है अंदर की तरफ ना, स्पून अंदर से थोड़ा बेंट होता है यहाँ से ना अंदर से,
अगर मैं साइड से देखूं तो स्पून इज लाइक दिस, यस और नो? जस्ट वेट, यस सर। स्पून जो होता है अंदर से, मैं जस्ट वन एग्जांपल, यू कैन सी दिस, थोड़ा कर्वेचर है या नहीं? यस यस सर। और नो? ये कर्वेचर है, व्हाई? सो दैट इट कैन होल्ड समथिंग, यस और नो? बट इफ इट इज फ्लैट, it become easier to eat or becoming tough to eat? अगर ये कर्वेचर खत्म कर दिया जाए स्पून ने, तो खाना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा सर। मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने इसका सरफेस स्ट्रेट कर दिया, तो इसका मतलब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ाता है या कम करता है, फर्क पड़ता है, बट उसकी शेप पे मैटर करती है। सिर्फ कैटलिस्ट मैटर नहीं करता, उसकी शेप भी मैटर करती है। शेप मतलब साइज, वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। आपके घर के बाहर 2 डोर होते हैं, एक होता है वुडन डोर, एक जनरली जाली वाला डोर होता है। हमारे घर में तो 2 हैं, उम्मीद करते हैं आपके घर में भी 2 होंगे, यस और नो? Yes, एक sir. ही है? 2 है सर। 2 है। जो जाली वाला होता है वो किस काम आता है? सर वुडन तो लॉक लगा के चलेंगे सेफ्टी के। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डोर जेड़ा जाली वाला होता? so that the air can enter in. यस सर, फ्लाई वगैरह ना दे। Yes, flies cannot enter, mosquitoes cannot enter. उसका जो होल साइज है वो छोटा है। अगर उसके होल साइज बड़े कर दें, फ्लाइज मजे से आए और मजे से जाएं, क्या वो नेट यूजफुल है? नो सर। No, Oh. sir. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिर्फ चीज का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी शेप भी मैटर करती है। ये पेन है, if the pen become too small, it become difficult to write. If the pen become too large, वो बड़े बड़े पेन आते हैं, इतने बड़े बड़े देखे होंगे आपने, बहुत लंबे लंबे पेन होते हैं। सिंबॉलिक तो बड़े अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पकड़ने में बड़ा अच्छा लगते हैं, लिखने के टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है। Sometimes the pens are very small, you have to hold like this. तो सिंपल ये इंपॉर्टेंट नहीं कि चीज है, पर कैटलिस्ट के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसका साइज क्या है या उसकी शेप क्या है। अब हर ब्रांड अपना पेन बनाता है और बोलता है मेरा सबसे आसान है पेन पकड़ना। अलग अलग शेप्स पे रिसर्च होती है कि सबसे इजी पेन कौन सा है, और हम सबके डिफरेंट पेन्स हो सकते हैं जिसमें हमें कंफर्ट फील होता हो, क्योंकि सबके लिखने का तरीका, पेन पकड़ने का तरीका अलग अलग है। तो शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम पढ़ रहे हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, जिसका नाम क्या है? जियोलाइट्स। अब ये जियोलाइट्स हैं क्या? वैसे तो एक बड़ा आर्टिकल है, पर हम किसी पर्टिकुलर पे फोकस कर रहे हैं। आइए, जियोलाइट, ये मैंने अलग अलग डायग्राम में आपके लिए लिखे हैं। जियोलाइट आर द नेचुरल ऑकरिंग और सिंथेटिक माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट of journal formula AlO2 X time SiO2 Y time dot ZH2। आप करेंगे बड़ी टिपिकल सा है, यस, बट इट कम्स इन एग्जाम। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस का एक आर्टिकल है। तो पहले तो आपको जियोलाइट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। वेयर इज N is a valency of the metal ion, N is a valency of the metal ion। तो सबसे पहले तो ये अलग अलग हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव दिए हुए हैं। वैसे जो जियोलाइट नेचुरल ऑकरिंग जियोलाइट होता है वो हनी कॉम के तरह, आपने वो मधुमक्खियों का छत्ता देखा है? ये देखो, ये भी कुछ वैसे ही लग रहे हैं। इट इज सिंबॉलिक टू दैट। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है वैसे ही ये अलग अलग एंगल से अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, ये अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं,
पर ये कुछ हद तक बिल्कुल कैसे हैं, हनी कॉम, मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहते हैं, हनी कॉम भी कहते हैं ना, यस और नो सर। तो ये वैसा है। तो आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, बहुत ज्यादा दिल करे तो आप ये सबसे इजी वाला डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला बस एक, बाकी आपके ब्रेन में क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा है पर ये भी काफी टफ है, एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं दिया हुआ। तो ये जल्दी से इसकी डेफिनेशन आप नोट करिए, जल्दी से आप इसकी डेफिनेशन नोट करिए। एंड और सबसे इजी वाला अगर आप डायग्राम बना सकते हैं, जो कि कहने को इजी है उतना इजी है नहीं, उसको बना लीजिए, क्योंकि क्लास में बहुत कम बच्चे होंगे जो बना पाए, फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, करिए नोट। और ये लर्न भी करना है बाद में कि जियोलाइट का जर्नल फॉर्मूला क्या है। करिए। अगर ये डायग्राम आपको टफ लगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो बाद में दोबारा देखिए, इसको पॉज कर लीजिएगा, आराम से डायग्राम बना लीजिएगा। आई नो इट इज टफ, सबसे इजी वाला भी बनाएंगे तो भी बहुत टफ, पर शायद ही क्लास में कोई बनाएगा इसको। पर जियोलाइट अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब तो वैसे ही एमसीक्यूज का हो गया, तो डायग्राम आने के चांसेस कम हो जाएंगे, बट फिर भी आपकी प्रॉपर नोट्स तो बनेंगे, तो बनाने तो चाहिए आप, जल्दी से करिए। करिए जल्दी से करिए। हो जाए तो बता दीजिएगा। Done, sir. दैट्स वेरी गुड। अगर किसी का रह भी गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप वीडियो दोबारा से देखिएगा, आराम से बना लीजिएगा। या अगर आपके स्नैपशॉट चल रहा है तो स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, तो उससे भी आपको डायग्राम बनाने के बाद में टाइम मिल जाएगा। चलें आगे। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं डेफिनेशन तो सबकी होगी। चलिए हम आगे चल रहे हैं, आइए देखते हैं। Zeolites are three-dimensional network. Yes, it is a network silicates. Silicates हमने +1 में भी पढ़ा था, P block. Zeolites are three-dimensional network silicates in which some silicons are replaced by aluminium atom. कुछ सिलिकॉन एटम एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो गए। As a substitution of an atom of silicon by aluminium generate one negative charge on एल्यूमिनोसिलिकेट फ्रेमवर्क। बात को समझिए, जो सिलिकॉन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, जबकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो जब सिलिकॉन एल्यूमिनियम से रिप्लेस होगा तो चार्ज की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एक चार्ज कम हो जाएगा, और जैसे ही एक चार्ज कम होगा, जैसे ही एक चार्ज कम होगा, मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे देखिए, मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, इसको देखिए।
as the substitution of an atom of silicon by aluminium generate one negative charge on the aluminosilicate framework. So this is the thing. Substitution of X atom generate X negative charge on aluminosilicate framework. This charge is neutralized by exchangeable cation of M of valency N. तो इसमें जो मेटल है वो अपनी वैलेंसी बदल लेगा. अगर वो +1 का है तो +2 हो जाएगा, +2 का है तो +3 हो जाएगा. इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो इधर तक यूजफुल वर्क लिख सकते हैं एंड इसको यहां तक नोट भी कर लीजिए प्लीज. मैं एक्स्ट्रा रब कर देता हूं, आप सिर्फ कहां तक नोट करिए जो आपको काम आ सकता है. यहां तक ये नोट कर लीजिए, नीचे वाला आप छोड़ भी सकते, करिए नोट. ये एनसीईआरटी का है, आर्टिकल मत छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल. और एनसीईआरटी के आउट टेक्स्ट में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर जियोलाइट्स और शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. अभी जो अगला पेज आएगा उसमें इसके यूजेस बताए जाएंगे. एमसीक्यूज में उसके आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो करिए, जल्दी से नोट करिए. कर लिया सबने नोट? नोट हो जाए तो बता दीजिएगा. Done, sir. दैट्स वेरी गुड. 1 मिनट सर. कोई बात नहीं, किसी का मिस भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं. जब ये वीडियो दोबारा आपको देखेंगे, पॉज करके आराम से उतार लीजिए. वो अलग बात है कि आप लाइक डालेंगे कि नहीं डालेंगे, वो अलग बात होती है. सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, पर पॉज तो कर ही सकते. आइए, कर लिया सबने नोट? Yes, sir, done. अच्छा, उम्मीद करता हूं सबका हो गया होगा. अब हम आगे चल रहे हैं. किसी का रह भी गया तो मैंने बता दिया कैसे कर सकते हो. या तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर दोबारा से एक बार आराम से नोट भी कर सकते हैं अगर किसी का रह गया तो. चलिए आगे चल रहे हैं. ये यूजेस है. They are used as a catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbon. The remarkable feature of zeolite is shape selective catalyst, which depend upon the pore size. तो सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज होता है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर क्रैकिंग. तो जल्दी से ये यूज नोट करिए, जल्दी से इसका ये यूज नोट करिए. करिए, इसको नोट करिए जल्दी से. कर लिया सबने नोट? Done, sir. दैट्स वेरी गुड. आइए अब हम आगे चल रहे हैं. मैं इसको रब कर रहा हूँ. ये हमने रब कर दिया. अब हम आगे चल रहे हैं.
देखिए अल्कोहल्स में क्या डाला जाता है, ZSM5, ये जियोलाइट का नाम है। ZSM5 की फुल फॉर्म क्या होती है, जियोलाइट सर्व ऑफ मॉलिक्यूलर प्रोसेस 5। ये फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। ये अल्कोहल्स को हाइड्रोकार्बन बनाती है। एंड हाइड्रेटेड जियोलाइट्स किस काम आते हैं, आयन एक्सचेंजेस में काम आते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। याद होगा +1 में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन चैप्टर, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। वहां पे हम सोडियम जियोलाइट यूज करते थे, जिसका फॉर्मूला क्या लेते थे हम, Na2Z। Na2Z ये वही Z है, जियोलाइट। तो जल्दी से यूजर्स नोट कर लीजिए, और ZSM5 का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, करिए जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। और ये एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी में एक चीज याद रखिएगा, ये अब 3 जगह इंपॉर्टेंट हो गए स्कूल एग्जाम के एमसीक्यूज में। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्लस टू की केमिस्ट्री आ रही है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और याद रखिएगा इनऑर्गेनिक, इसे इनऑर्गेनिक कहते हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 90% बुक से याद, एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो एनसीईआरटी पे बड़ा फोकस रखिएगा, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आप सरफेस केमिस्ट्री बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो कर लिया सबने नोट? यस सर। ओके दैट्स गुड। सर हाँ जी बोलिए। तो कैटलिस्ट में कोई सरफेस का तो काम ही नहीं, तो सरफेस केमिस्ट्री में तो ये जो ZSM5 वही है ना, हनी कॉम स्ट्रक्चर, ये जियोलाइट ही तो है। आप मुझे बताइए छाननी का काम है कि नहीं है? जब Yes, हम sir. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करेंगे, आपके ये दिखा ना नीचे पढ़ो, लिखे हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड इन आयन एक्सचेंजर फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब मेरी बात को समझो ना, आप बताओ क्या पानी के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, आयंस Yes. होते हैं, यस सर। आयंस होते हैं ना। तो क्या होगा अगर वो आयंस उसमें फंस जाएं, तो पानी प्योर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो दैट इज जियोलाइट। अभी एक रिसर्च आई थी, किसी इंजीनियर ने की है, एग्जैक्ट मुझे डायमेंशंस याद नहीं है। हुआ क्या, उसने क्या किया, पानी लिया, उसने स्टडी किया वायरस का साइज कितना होता है, वायरस का साइज कितना होता है, बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, फंगस का साइज कितना होता है, उसने सारे साइजेस को नोट कर लिया। लेट अस सपोज सबका साइज 50 पिकोमीटर से ज्यादा है। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, वायरस का साइज, बैक्टीरिया, फंगस, सबका साइज चेक कर लिया, और सबका साइज उससे क्या मिला, 50 पिकोमीटर से ज्यादा मिला। अब उसने क्या किया, उसने एक नेट बनाया, नेट में जो होल साइज था, जो नेट बनाया उसमें जो होल साइज था, उसने 25 पिकोमीटर रख दिया। 25 पिकोमीटर रख दिया। अब मुझे बताइए जब पानी इसमें से निकाला जाएगा, क्या वायरस निकल पाएगा? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, भैया वायरस, बैक्टीरिया, फंगस नहीं निकल पा रहे, तो डस्ट पार्टिकल तो निकल ही नहीं सकते, तो पानी प्योर हो जाएगा? यस सर। प्योर वाटर हो जाएगा कि नहीं? यस sir. सर। तो कहता कि प्योर, जो वाटर को प्योर करने की जो प्रॉब्लम है वो तो खत्म हो गई ना, पानी तो प्योर हो गया। जहां अफ्रीका में पानी की प्रॉब्लम है वहां पे इसको भेज दो। और उसने क्या किया, एक जैसे हम जब छोटे होते हैं तो वो करते हैं, होली खेलते हैं, होली में क्या होता है, हमारे पास एक टॉय होता है जिससे हम पानी फेंकते हैं,
पिचकारी कहते हैं। पिचकारी कैसी होती है? पिचकारी कुछ इस तरह की होती है, कुछ पिचकारी इस तरह की होती है। पीछे क्या लगा होता है? एक पुश करने वाला, ऐसा लगा होता है। इसमें पानी भर दीजिए, यहाँ पे नेट लगा हुआ है, यहाँ पे नेट लगा हुआ है। आपने इसके अंदर क्या किया? इसको पानी भरने के बाद, इसको आपने पुश कर दिया। ये पुश करेंगे, जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा? सारा पानी कहां से निकलेगा? नेट को क्रॉस करेगा। इस नेट को क्रॉस करेगा ना, जहां पे जिसका साइज कितना है 25 पिकोमीटर्स। तो सारा प्योर वाटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ, ये भी तो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट ही हुआ ना, हाँ या ना? और इसने पेटेंट करवा लिया उस साइंटिस्ट ने अपने को। आज के बाद कोई भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा तो उसका नाम चलेगा, उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। और जहां इतने महंगे महंगे प्यूरिफायर्स हैं, आप बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी? एक नेट ही तो लगा है, बाकी तो पिचकारी है। तो ये भी तो उसी का काम है। तो यहाँ पे शेप और साइज, शेप डजंट मीन ओनली शेप, शेप इंक्लूड साइज ऑल्सो। शेप में साइज भी इंक्लूडेड होता है। तो ये वो चीज है। क्या आपको बात क्लियर हुई सर कि नहीं हुई? हाँ या ना? It's तो ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बताया। एक इंजीनियर ने सिर्फ कितना चेक किया कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस का साइज कितना होता है। उसने किसी तरह से उसका साइज क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और जैसे साइज रिड्यूस किया, उसने पिचकारी जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाया और कहता है जी इसमें जो मर्जी डालो, पुश करो, सारा का सारा चीज नेट में फंस जाएगी, पानी प्योर हो जाएगा, पी लो। उसने पी के दिखाया। कहता बताओ इतने महंगे प्योरीफायर्स की जरूरत कहाँ है? अफ्रीका में जहां पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहता गंदे पानी को भी ढूंढ लो, इसमें डालो, पुश करो और पी लो, पानी की प्रॉब्लम खत्म। बोलिए समझ आया कि नहीं सर आया? Yes. yes. समझ आ रहा है कि मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर। बस एक चीज याद रखना, जब मैंने टीचिंग शुरू की थी, सबसे बोरिंग चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री। सबसे बोरिंग चैप्टर, जिसमें बच्चे सो जाते थे, और मुझे भी सबसे बोरिंग लगता था। तो आई एम पुटिंग माई बेस्ट कि आपको मजा आए, यू एंजॉय अ लॉट। तो एक एक स्लाइड्स बैठ के हम आपके लिए बनाते हैं, सो दैट आप इसको एंजॉय कर पाए। सोचिए अगर एक बोरिंग चैप्टर इस लेवल पे है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर किस लेवल पे होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।